विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं, यानी कि बॉटनी कहते हैं। बॉटनी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थियोसफ्रेस्टस ने। और थियोसफ्रेस्टस को क्या बोला जाता है? थियोसफ्रेस्टस को बॉटनी का पितामह कहा जाता है, यानी कि वनस्पति विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? थियोसफ्रेस्टस को बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान को हम पिता कहते हैं, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं वनस्पति विज्ञान। चूंकि वनस्पति विज्ञान दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसको सर्वप्रथम इचलर नामक साइंटिस्ट ने 1883 ईस्वी में वनस्पति विज्ञान की शाखा को दो भागों में बांटा है। तो पहला होता है अपुष्पोद्भिद, दूसरा होता है पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टोगेम्स एंड फेनरोगेम्स। एक्चुअली दोनों में क्या अंतर होता है हम आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपुष्पोद्भिद है, इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो हम अपुष्पविद यानी कि क्रिप्टोगेम्स को कितने पार्ट्स में बांट रहे हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और पुष्पोद्भिद को कितने पार्ट्स में बांट रहे हैं? नगनबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो वनस्पति विज्ञान को हम दो भाग में बांटते हैं, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टोगेम्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। इसमें है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा एक्चुअली क्या होता है, इसका जो शरीर होता है ना, यानी कि थैलोफाइटा में जो प्लांट्स होता है उसका शरीर सुखाय होता है, अर्थात जड़, तना एवं पत्ती क्या होता है? विकसित नहीं होता है, यानी कि जड़, तना और पत्ती विकसित नहीं होता है। और इसमें क्या होता है? संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है। तो थैलोफाइटा में संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है, एक सिग्निफिकेंस ये हुआ। और दूसरा होता है कि इसका शरीर जो है सुखाय होता है और जड़, तना एवं पत्ती ये तीनों चीज इसमें से पूर्ण विकसित नहीं होता है। तो ये कौन सा कैटेगरी होता है? थैलोफाइटा, ठीक ना। थैलोफाइटा को हम कितने पार्ट्स में बांटते हैं? थैलोफाइटा को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक शैवाल हुआ, दूसरा कवक हुआ, तीसरा जीवाणु हुआ। तो थैलोफाइटा को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अल्जी, फंगस एंड बैक्टीरिया। उसके बाद होता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया वर्ग या उभयचर वर्ग भी बोला जाता है। ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया वर्ग या उभयचर वर्ग बोला जाता है। ब्रायोफाइटा में टोटल 25,000 प्रजातियां पाई जाता है। ब्रायोफाइटा में टोटल 25,000 प्रजाति पाया जाता है। इसमें सबसे पहले एग्जांपल क्या होता है? अस्फेगनम नामक एक प्लांट्स होता है जो ब्रायोफाइटा का एग्जांपल है। इसका हम उपयोग कैसे कहाँ करते हैं? बागवानी में और ईंधन के रूप में, और हम कहाँ करते हैं? एंटीसेप्टिक के रूप में। क्योंकि अस्फेगनम नामक जो प्लांट्स होता है ना, ये एक पेड़ का जो जड़ होता है वो बहुत सारी मिट्टी में से जितना भी वाटर से रहता है ना उसको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। तो इस गुण के वजह से इसको माली लोग क्या करता है? बागवान यानी कि फूल वगैरह में इसको उगाता है। दूसरा है ईंधन के रूप में और तीसरा है एंटीसेप्टिक के रूप में। तो ब्रायोफाइटा किंगडम को यहीं तक हम सीमित करते हैं। ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा को उभयचर वर्ग बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन वर्ग बोलते हैं। उसके बाद है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या होता है? जड़, तना, शाखा एवं पत्तियां में विभक्त रहता है। जड़, तना एवं पत्तियां में विभक्त रहता है। बीजाणु जनक द्वारा जनन यानी कि प्रजनन की प्रक्रिया होता है। टेरिडोफाइटा में जड़, तना, शाखा एवं पत्ती विभक्त रहता है। और इसमें जो है ना संवहन उत्तक पूर्ण रूप से विकसित रहता तो है, लेकिन जाइलम के बेसेल्स और सहकोशिकाएं, ये दोनों सेल्स क्या होता है? अनुपस्थित रहता है, अब्सेंट रहता है। अनुपस्थित रहता है कौन सा? जाइलम का बेसेल्स और फ्लोएम का सहकोशिकाएं। उसके बाद है अपुष्पोद्भिद यानी कि फेनरोगेम्स को मुख्यतः हम कितने पार्ट्स में बांट रखे हैं? फेनरोगेम्स को हम मुख्यतः दो भाग में बांट रखे हैं। एक होता है जिम्नोस्पर्म यानी कि नगनबीजी, दूसरा होता है एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्तबीजी। तो नगनबीजी का क्या इंपॉर्टेंट होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म में मूसला जड़े पूर्ण रूप से विकसित होता है, परागकण वायु के द्वारा होता है। परागकण किसको बोलते हैं? परागकण के माध्यम से ही पुष्प में क्या होता है? फ्लावर्स में क्या होता है? प्रजनन की प्रक्रिया होता है, यानी कि जनन होता है। परागन का सोर्स है वायु जो नगनबीजी में होता है। उसके बाद मिरोदभीद को हम क्या बोलते हैं? मिरोदभीद को जीरोफाइट या मरुदभीद बोलते हैं। और नगनबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स होता है, जो ट्री होता है, वह है सिंकोया सिम्परविंस। ये प्लांट्स का सबसे ऊंचा यानी कि सबसे लंबा ट्री इसी को बोला जाता है सिंकोया सिम्परविंस, जो 120 मीटर ऊंचा होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? कोस्ट रेडबुक ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कि सिंकोया को हम क्या बोलते हैं? कोस्ट रेडबुक ऑफ कैलिफोर्निया। और इसका दूसरा एग्जांपल है जेमिया पिग्मिया, जो सबसे छोटा होता है। यानी कि जिम्नोस्पर्म में सबसे छोटा स्पर्म प्लांट्स कौन सा होता है? जेमिया पिग्मिया, जो सबसे छोटा होता है। इसका अदर एग्जांपल जैसे कि साइकस हुआ, उसके बाद जिंकोगो बिबोला हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैडम हेड ट्री। किसको बोलते हैं? जिंकोगो बिबोला को। और पाइनस को क्या बोलते हैं? सल्फर सावर बोलते हैं। सल्फर सावर इस प्लांट्स को बोला जाता है पाइनस को। सल्फर सावर किस प्लांट्स को बोला जाता है? पाइनस को। जैसे कि जिम्नोस्पर्म का हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि तीर, जैसे कि यहाँ पे है
चीर यानी कि चीर के पेड़ से हम तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं, देवदार की लकड़ी से सेंड्रस का तेल प्राप्त करते हैं, और जूनिपेरस जूनिपेरस नामक प्लांट से उसके लकड़ी से हम सेडर कास्ट तेल प्राप्त करते हैं। यानी कि ये तीनों तेल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चीर के लकड़ी से हम तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं, और देवदार की लकड़ी से हम सेंड्रस तेल प्राप्त करते हैं, और जूनिपेरस नामक ट्री से हम सेडर कास्ट तेल प्राप्त करते हैं। और साइकस साइकस प्लांट्स का जो सिग्निफिकेंस होता है ना, साइकस प्लांट से हम साबूदाना प्राप्त करते हैं, इसलिए साइकस को क्या बोलते हैं, सागो पाम बोलते हैं। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किस प्लांट्स को सागो पाम बोलते हैं, तो वो क्या है, वो है साइकस। साइकस किसका एग्जाम्पल है, नगन बीजी का। नगन बीजी का कौन सा एग्जाम्पल है, साइकस। अब है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मुख्यतः क्या होता है, जैसे कि हम लोग जैसे नॉर्मली जो प्लांट्स देखते हैं ना, वो एंजियोस्पर्म मतलब हर एक जगह पाया जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, बीज फल के अंदर रहता है, और जिसके अंदर बीज पत्र होता है। यानी कि एंजियोस्पर्म में जो भी प्लांट्स होता है ना, जो भी प्लांट्स होता है उसका सीड एक बीज पत्री में होता है, ठीक ना, एक बीज पत्री में होता है। उस बीज पत्री को हम क्या बोलते हैं, उस बीज पत्री के हम आधार पे यानी एंजियोस्पर्म को दो भाग में बांटते हैं। पहला बोलते हैं एक बीज पत्री मोनोकोटिलिडनस, और दुई बीज पत्री डाइकोटिलिडनस। तो एंजियोस्पर्म को मुख्यतः हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक बीज पत्री और दुई बीज पत्री। इसमें क्या होता है, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज सब पूर्ण रूप से विकसित होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी पेड़ पौधा एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का पितामह थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है, थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है, थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। फिर इचलर ने 1883 में वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी को दो भागों में बांटा है, और पुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टोगेम्स एंड फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को मुख्यतः हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तीन पार्ट्स में है ये, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और पुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टो गेम्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा में मुख्य रूप से जड़, तना, पत्ती ये सब क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा दोनों में संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। शरीर कैसा रहता है, शरीर सुखाए रहता है, जड़, तना, पत्ती पूर्ण विकसित नहीं रहता है, संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा को हम तीन पार्ट्स में बांटते हैं। पहला है शैवाल, कवक एंड जीवाणु, इसको हम आगे आगे देखेंगे। फिर है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा मुख्य रूप से वनस्पति विज्ञान में क्रिप्टोगेम्स का एक प्रकार है, और ब्रायोफाइटा में टोटल 25,000 प्रजातियां पाया जाता है। और ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन वर्ग या उभयचर वर्ग बोलते हैं। जैसे ब्रायोफाइटा का क्या एग्जाम्पल है, अस्फेग्नम और अस्फेग्नम, मतलब एक एग्जाम्पल ही लिए हैं ब्रायोफाइटा का। और अस्फेग्नम का बहुत बड़ा यूजेज होता है, जैसे कि बागवानी में, ईंधन में और एंटीसेप्टिक के रूप में, ठीक ना। तो ये ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियन वर्ग से बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। उसके बाद है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या होता है, जड़, तना, शाखा एवं पत्तियां विभक्त रहता है, यानी कि जड़, तना, पत्तियां पूर्ण रूप से विकसित रहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें संवहन ऊतक तो पाया जाता है, यानी कि टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक तो पाया जाता है, लेकिन जाइलम के बेसिल्स टाइप वाला जाइलम और सहकोशिकीय टाइप वाला फ्लोएम, ये दोनों अनुपस्थित रहता है। क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए कि वह कौन सा प्लांट्स या वह कौन सा मतलब प्लांट्स का टाइप है जिसमें हमें जाइलम का बेसिस अनुपस्थित रहता है, तो वो क्या है, टेरिडोफाइटा। दूसरा है फेनरोगेम्स, नगनबीजी और आवृतबीजी, यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को हम जैसे कि इसको हम नगनबीज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मूसला जड़े पूर्ण रूप से विकसित रहता है, इसमें परागकण वायु के माध्यम से होता है, और इसको मतलब मरुभूमि यानी कि जीरोफाइटिक प्लांट्स भी बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिंकोया सिम्परविंस 120 मीटर, और इसको हम क्या कहते हैं, कोस्ट रेडबुक ऑफ द कैलिफोर्निया। यानी कि सिंकोया सिम्परविंस सबसे ऊंचा यानी सबसे लंबा ट्री है ये जिम्नोस्पर्म का, और ऑल्सो प्लांट्स में भी सबसे लंबा है। जेमिया पिग्मिया सबसे छोटा होता है जिम्नोस्पर्म का प्लांट्स। और जैसे कि जिम्नोस्पर्म का अदर एग्जांपल देखते हैं ना, जिम्नोस्पर्म का जो अदर एग्जांपल जैसे कि साइकस हो गया, और फिर चिंकगो बिवाला हो गया, इसको हम बोलते हैं मैडम हेयर ट्री। एंड उसके बाद है मेटा सिक्वेंसिया। उसके बाद जैसे कि जिम्नोस्पर्म के अदर एग्जाम्पल में जैसे कि चीर की जो लकड़ी होता है ना, उससे हम तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं, देवदार की लकड़ी से सेड्रस का तेल प्राप्त करते हैं, जूनिपेरस की लकड़ी से सेडर का तेल प्राप्त करते हैं, और साइकस से हम क्या बनाते हैं, साबूदाना। साइकस नामक पौधा या ट्री से हम क्या बनाते हैं, साबूदाना बनाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सागो पाम भी बोलते हैं। सागो पाम किस ट्री को बोला जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, साइकस होगा। नेक्स्ट है आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म में बीज जो है सीड यानी कि बीज फल के अंदर रहता है। तो आवृतबीजी में बीज फल के अंदर रहता है, यानी कि इसी के आधार पर एक बीज पत्री में बीज बंद रहता है। तो हम इस आधार पे
एंजियोस्पर्मों को दो भाग में बांटते हैं। एंजियोस्पर्मों को हम दो भाग में बांटते हैं, एक बीजपत्री मोनोकोटिलिडनस एंड द्विबीजपत्री डाइकोटिलिडनस। और इसमें क्या होता है, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज सब पूर्ण रूप से विकसित होता है। अब इसका हम एंजियोस्पर्म का अगला पार्ट्स देखते हैं। एंजियोस्पर्म का अगला पार्ट्स देखते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बारे में हमने डिस्कस कर रखा हूँ कि थैलोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं उसमें शरीर कैसा होता है, सुकाय आकार का होता है, यानी कि पूर्ण रूप से पत्ती, तना, शाखा, जड़ ये सब विकसित नहीं होता है। तो पहला इसमें क्या था, शैवाल, दूसरा क्या है, फफूंद, तीसरा है जीवाणु। तो हम शैवाल के बारे में देखते हैं। शैवाल शैवाल मतलब ये एल्गी हुआ, ठीक ना। तो शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं, यानी कि शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक ना। इसका शरीर सुखाय शरीर होता है, संवहन उत्तक अब्सेंट रहता है और जड़, तना, पत्ती इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक ना। अब शैवाल में किस प्रकार का प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार का शैवाल में प्रजनन होता है। पहला होता है कायिक प्रजनन, दूसरा अलैंगिक प्रजनन, तीसरा लैंगिक प्रजनन। तो कायिक प्रजनन में क्या होता है, शाखा या प्रकंद के द्वारा शैवाल में क्या होता है, कायिक प्रजनन होता है। दूसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से बीजाणु यानी कि स्पोर्ट्स के रूप में होता है, बीजाणु के रूप में सेल डिवीजन करके होता है। अलैंगिक जनन शैवाल में सेल डिवीजन या बीजाणु के द्वारा होता है। तीसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में 2 शैवाल की कोशिकाएं का संलयन होता है। तो शैवाल यानी कि जो हमारा अलजी है, अलजी में क्या होता है, 3 प्रकार का प्रजनन होता है, कायिक, अलैंगिक, लैंगिक। कायिक प्रजनन शाखा या प्रकंद के द्वारा, अलैंगिक बीजाणु में कोशिका सेल डिवीजन के द्वारा, और लैंगिक में 2 शैवाल कोशिका का संलयन द्वारा। थैलोफाइटा का दूसरा वर्ग होता है फफूंद और फंगस। फंगस यानी फफूंद की स्टडी को या फंगस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। तो फफूंद की जो कोशिका भित्ति होता है उसको हम काइटिन बोलते हैं, यानी कि फफूंद की कोशिका भित्ति काइटिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। और इसमें भोजन जो संचित होता है ना, कवक में और फफूंद में जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट है शैवाल और उत्तक के संयोग को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। या शैवाल और कवक के आपस में संबंध को, एक रूप संबंध को हम लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन के स्टडी को लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। सर्वप्रथम लाइकेन शब्द का खोज लाइकेन शब्द का खोज थियोफ्रेस्टस ने किया था। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस किया था और लाइकेन को खोजा किसने था, हेलोटिजम ने। लाइकेन के स्टडी को, लाइकेन के अध्ययन को हम लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। लाइकेन क्या होता है, यह शैवाल और कवक के बीच का सजीवी संबंध होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। और यह SO2 का सर्वोत्तम सूचक होता है, यानी कि वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन सा होता है, लाइकेन होता है। नेक्स्ट है एफ्ला नामक विष कवक से प्राप्त किए जाते हैं। एफ्ला नामक विष किससे प्राप्त किया जाता है, कवक से प्राप्त किया जाता है। प्लांट, और उसके बाद जैसे कवक के बाद ना, कवक में प्लांट डिजीज और ह्यूमन डिजीज आता है। जैसे कि प्लांट्स में रस्ट लगना, स्मट लगना, लाइक धान के पत्ते में या गेहूं के पत्ते में जो स्मट लगता है वो सब किसके कारण होता है, ये सब होता है कवक के कारण होता है। और ह्यूमन डिजीज वाले वीडियोस में हमने फंगस से होने वाले डिजीज के बारे में पढ़ रखा हूँ। नेक्स्ट है हमारा जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो सर्वप्रथम बैक्टीरिया जो है ना 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोइन लीeuwenhoek ने खोजा था और 1829 में जीवाणु नाम दिया एहरेनबर्ग ने सर्वप्रथम बैक्टीरिया का वर्ड जीवाणु शब्द दिया 1829 में एहरेनबर्ग ने। फिर है रॉबर्ट कोच कोलेरा एवं तपेदिक जीवाणु की खोज करके वो क्या सिद्धांत दिया, रोग का जन्म सिद्धांत दिया। तो पूछेगा कि रोग का जन्म सिद्धांत किसने दिया, तो रोग का जन्म सिद्धांत दिया है किसने, रॉबर्ट कोच ने। फिर है लुई पास्चर ने टीका का खोज किया एवं दूध के रेबीज के टीका का खोज किया। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया और दूध के पाश्चुरीकरण का खोज किया, ठीक ना। पाश्चुरीकरण क्या होता है, एक्चुअली इसको एक निश्चित टेम्परेचर पे रख के कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए उबालते हैं। तो ये 2 तरह का होता है, दूध के पाश्चुरीकरण सिद्धांत 2 तरह का होता है। पहला है लॉ टेम्परेचर हीटिंग मेथड। इसको 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए उबालते हैं, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए उबालते हैं। इसको हम दूध के पाश्चुरीकरण का पहला सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टर्म मेथड में 71.7 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए उबालते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टर्म मेथड। फिर होता है जीवाणु का जो है ना, जीवाणु को उसके 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है छराकार यानी कि बैसिलस। छराकार और बैसिलस कैसा होता है, ये छर के आकार का होता है, ये बेलन के जैसा होता है। दूसरा है गोलाकार यानी कोकस जो है ये गोलाकार होता है और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, यानी कोकस जो है गोलाकार होता है और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है। फिर है कोमाकार, और कोमाकार को हम विब्रोई भी बोलते हैं, जैसे कि विब्रोई बैक्टीरियम। और उसके बाद स्पिरलाकार और स्प्रिंग और स्क्रू टाइप का रहता है। फिर है जीवाणु का जो एग्जाम्पल है, जैसे कि इसमें सबसे बेस्ट है N2 का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में, जैसे कि एना बिना सहयोग करता नॉस्टॉक
स्टॉक करता है राइजोबियम और बेडरी राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पर्लाइनिंग और क्लोस्ट्रिडियम। तो इस तरह का जो जीवाणु है हमको क्या करता है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में हेल्प करता है। तो इस प्रकार हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थैलोफाइटा को मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा हूँ। थैलोफाइटा ये है शैवाल, दूसरा है कवक या फफूंद और जीवाणु, ठीक ना। शैवाल में क्या होता है, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और इसका जो शरीर होता है, इसका शरीर सुखाय शरीर होता है और संवहन ऊतक इसमें नहीं पाया जाता और जड़ तना पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। शैवालों का प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन शैवाल, इसमें 3 प्रकार का जनन होता है, कायिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। कायिक प्रजनन में शाखा या प्रकंद के द्वारा होता है, अलैंगिक प्रजनन में बीजाणु के माध्यम से सेल डिवीजन करके होता है। फिर है 2 शैवाल यानी कि लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 एलजी सेल्स का संलयन होता है। फिर है कवक या फफूंद, फंगस, फंगस यानी कि कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। इसमें कोशिका भित्ति के रूप में काइटिन नामक काइटिन प्रोटीन जो होता है ना, काइटिन नामक से बना रहता है, ठीक ना, भोजन संचित ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फिर है शैवाल, शैवाल प्लस कवक दोनों को आपसी संबंध को लाइकेन कहते हैं। लाइकेन के स्टडी को लाइकोनोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम लाइकेन का खोज हेलोटिज्म ने किया था और सर्वप्रथम लाइकेन शब्द का प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था। लाइकेन SO2 और वायु प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक होता है, और एफ्ला नामक विष कवक से, एफ्ला नामक कवक से क्या प्राप्त किया जाता है, विष प्राप्त किया जाता है। उसके बाद ये प्लांट डिजीज और ह्यूमन डिजीज होता है, जैसे कि पौधों में रस्ट लगना, स्मट लगना, ये सब क्या है, कवकों से होने वाली बीमारी है। फिर है जीवाणु, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्या 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक ल्यूविन हॉक ने किया था एवं 1829 में जीवाणु नामकरण सर्वप्रथम एहरनबर्ग ने दिया था। रॉबर्ट कोच ने कोलेरा एवं तपेदित के जीवाणु को खोजा और उन्हीं के आधार पर रोग का जन्म सिद्धांत दिया। दूसरा है लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया एवं दूध के पाश्चुरीकरण का खोज किया। दूध के पाश्चुरीकरण यानी कि पाश्चुराइजेशन 2 मेथड से होता है। पहला है लो टेम्परेचर हीटिंग मेथड, जो 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए बॉयल किया जाता है, और दूसरा है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टर्म मेथड, इसमें 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। उसके बाद जीवाणु को हम 4 उसके साइज के आधार पे बांटते हैं। पहला है बेसिलस, उसके बाद कोकस, तीसरा है विब्रोई, चौथा है स्पिरलाकार, ठीक ना। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जीवाणु हमको बहुत हेल्प करता है, जैसे कि एनाविना, नॉस्टॉक, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, स्पोरोजिलस और क्लोस्ट्रिडियम। तो इस प्रकार से जीवाणु जिस तरह से हमको सहयोग करता है, जीवाणु जिस तरह से हमको नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहयोग करता है, उसी तरह से हमको क्या है, जीवाणु से बीमारी भी होता है। तो इस तरह से थैलोफाइटा को 3 वर्गों में बांट रखा है। इसके बाद हम एंजियोस्पर्म को देखते हैं। एंजियोस्पर्म में मुख्यतः क्या है, एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट्स में बांटते हैं, मोनोकोटिलिडनस और डाइकोटिलिडनस, यानी कि जिस पेड़ या पौधा का जो बीज होता है, अगर वह एक बीज पत्री में रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक बीज पत्री, यानी एक लेयर में रहेगा तो एक बीज पत्री, और अगर वो 2 लेयर में रहा तो उसको द्विबीज पत्री बोलते हैं। तो हम इसको देखते हैं आगे। चलिए अब हम देखते हैं आवृतबीजी और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को मुख्य रूप से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस आधार पे, जो बीज फल के अंदर रहता है उसके बीजपत्री के आधार पे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री हम किसको बोलते हैं, जिनके बीच में सिर्फ एक बीजपत्र रहता है उसको हम एक बीजपत्री बोलते हैं। एक बीजपत्री के पौधे या पेड़ पौधे एक समांतर शिराविन्यास वाले रहते हैं, तो एक बीजपत्री को हम 3 पार्ट्स में बांट रखे हैं, लिलियेसी, पाल्मी और ग्रिमनेसी। ये फैमिली है ट्री का फैमिली है एक बीजपत्री का, जैसे लिलियेसी, पामी और ग्रेमिनेसी। तो जैसे लिलियेसी में लहसुन, प्याज, पामी में सुपारी, तार, नारियल, खजूर, और ग्रेमिनेसी में गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ और जाई। ये हमारा एक बीजपत्री प्लांट्स हुआ, और दूसरा है द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री हम किसको बोलेंगे, जिनके बीच में 2 बीजपत्र रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री बोलते हैं। द्विबीजपत्री में मुख्य रूप से हमारा टोटल 8 फैमिली आता है। द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म में हमारा टोटल 8 फैमिली आता है, जैसे क्रूसीफेरा में मूल्य रूप से मूली, सलजम, सरसों आता है। उसके बाद है मालवेसी में कपास, भिंडी, गुड़हल, और फिर लेग्यूमिनेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी दलहन फसल इसी के अंतर्गत आता है। तो पूछा जाता है कि लेग्यूमिनेसी कुल में कौन सा पौधा रहता है, तो सभी दलहन फसल रहता है। तो लेग्यूमिनेसी में कौन कौन सा आता है, बबूल, छुई मुई, गुलमोहर, अशोक, कचनार और इमली, और सभी दलहन फसल। फिर है कंपोजिट में कौन सा है, गेंदा, कुसुम और डहेलिया। कंपोजिट फैमिली में कौन कौन सा आता है, गेंदा, कुसुम, डहेलिया। उसके बाद रूटेसी में नींबू, संतरा और बेल। उसके बाद है कुकुरबिटेसी में तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल और ये सब आता है, परवल, करेला, ये सब सब्जी वाला जो है कुकुरबिटेसी में आता है। फिर सोलेनेसी में जैसे कि आलू, मिर्च, बैगन और टमाटर होता है। फिर रोजेसी में सेब, बादाम और नाशपाती आता है। तो इस प्रकार से हमारा वनस्पति विज्ञान स्टार्ट होता है, और वनस्पति विज्ञान का जो वर्गीकरण इचलर द्वारा दिया गया था 1883 में, तो हमारा यहाँ समाप्त होता है। तो आप सब बने रहिए, और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो यही प्लांट वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का जो ही नेक्स्ट वीडियो होगा वो आएगा, मॉर्फोलॉजी पे आएगा। तो इस प्रकार से हमारा प्लांट का जो वर्गीकरण होता है, वनस्पति विज्ञान स्टार्ट होता है, उसका भी खत्म हुआ। अब इसके बाद मॉर्फोलॉजी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।